अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि अगर आप भी स्कॉलरशिप पर रशिया आ रहे हैं तो आपने यहां पहुंचकर किन मसाइल का सामना करना पड़ेगा, तो उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करके आइएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाऊं तो मेरा नाम है फजील उस्मानी। मैं अपने कंट्री में फार्मासिस्ट हूं और ऑनलाइन फील्ड में पिछले 7 साल से एसईओ और ब्लॉगिंग कर रहा हूं। तो पिछले साल मेरा एक्सपीरियंस हुआ कि मैं ओपन डोर्स स्कॉलरशिप में अप्लाई करूं। अप्लाई करने के बाद मैंने उसको जो है टेस्ट दिया, उसको क्लियर किया और तकरीबन 1 साल बाद मुझे वीजा नंबर इशू हुआ। वीजा नंबर लिया हमने, टिकट यहाँ से करवा के हम रशिया पहुंच गए। इमिग्रेशन में क्या इशू हुआ है वो सारे जो है एक सेपरेट टॉपिक है। अगर आप चाहेंगे तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी जो हम मसले यहाँ पे पॉइंट आउट करेंगे वो रशिया पहुंचने के बाद के मसले हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारे जो है इश्यूज बताऊंगा जिनको आपने जो है तैयार रहकर आना है कि इनसे आपने गुजरना पड़ेगा, चाहे आप बांग्लादेश से हो, पाकिस्तान से हो या फिर इंडिया से हो। सबसे पहले आप जब एयरपोर्ट पहुंचते हैं, एयरपोर्ट पहुंचने के बाद आपसे पहले पूछताछ होगी, आपके मोबाइल चेक होंगे, आपका IMI नंबर वो ले लेंगे, आपका सारा जो मोबाइल के जो डिटेल्स होती हैं, सिस्टम डिटेल्स, सॉफ्टवेयर डिटेल्स, वो सारी वो कैप्चर कर लेंगे, तस्वीरें ले लेंगे उनकी और आपसे पूछताछ होगी और आपको एक माइग्रेशन कार्ड दिया जाएगा। माइग्रेशन कार्ड पूरे रशिया में जब तक आप स्टे करेंगे आपके पास सेव रहना चाहिए। जब आप रशिया छोड़ेंगे तो वो माइग्रेशन कार्ड उनको रिटर्न करेंगे। तो ये पहला स्टेप है। आपने जो है हर चीज को ख्याल करके आना है, कोई भी ऐसी सस्पिशियस चीज आपके मोबाइल में ना हो और आपने कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन उनको ऐसी गलत नहीं देनी कि उनको शक हो, और अदरवाइज वो आपको डिपोर्ट कर देंगे। तो पहला स्टेप जो है यहाँ पे आपको फेस करना पड़ेगा, तो इसके लिए तैयार रहें। दूसरा इश्यू आपको ये आएगा कि आप वहां पहुंचेंगे तो आप अगर सिम लेना चाहेंगे तो आपको सिम नहीं मिलेगी। जब मैं पाकिस्तान से आ रहा था मैंने काफी स्टूडेंट्स की वीडियो देखी थी जो यहाँ पे स्टडी कर रहे थे रशिया में। उन्होंने मुझे ये कहा कि आप एयरपोर्ट से सिम नहीं लिएगा, काफी महंगी सिम्स यहाँ पे मिलती हैं एयरपोर्ट पर। तो हम जब वहां पहुंचे तो काफी लैंग्वेज बैरियर हमें एयरपोर्ट पहुंचते ही आना शुरू हो गए। तो हमने जो है ये फैसला किया कि हम सिम ले लेते हैं, क्योंकि मेरे साथ 2 पाकिस्तानी भाई और थे। तो हमने डिस्कस करा आपस में कि यहाँ से सिम लेना ज्यादा बेहतर है। जब हमने पूछा, इंग्लिश में पूछा, बड़ी मुश्किलों से जो है हमने बात करने की कोशिश करी, एक आध हमें जो हमारा रशियन इंग्लिश बोलता नजर आया, तो उसने हमें बताया कि आपको सिम नहीं मिलेगी। आप यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे, उसके बाद आपकी 15-20 दिन का जो प्रोसेस होगा, मेडिकल होगा, वीजा एग्जामिशन होगी और आपका जो है फिंगरप्रिंटिंग होगी। जब वो पूरा प्रोसेस हो जाएगा उसके बाद ही जाके आपको सिम मिलेगी। इसमें 15 से 20 दिन आपको लग जाएंगे। तो आपने रशिया पहुंचते ही आपको फ्री इंटरनेट नहीं चलेगा, क्योंकि उसके लिए आपको रशियन सिम चाहिए। और अगर आपको डेटा परचेज भी करना है तो उसके लिए भी सिम आपको 15 से 20 दिन बाद मिलने वाली है। तो ये आपको दूसरा इशू आने वाला है। तीसरा इशू या तीसरा मसला जो आपको आने वाला है वो है टैक्सी करना। अगर आप यहाँ रशिया में आ रहे हैं तो आप कोशिश करें कि कोई आपको एयरपोर्ट पर पिक करने आए। अगर आपको कोई एयरपोर्ट पर पिक करने नहीं आ सकता तो आपने इतनी रशियन सीख कर आनी है कि आप अगर किसी टैक्सी वाले से बात करें तो रशियन में बात कर सकें, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इंग्लिश नहीं बोलता, कोई भी इंग्लिश नहीं बोलता। इस बात को आप जहन में रख लें कि यहाँ पे कोई भी इंग्लिश नहीं बोलता। अगर कोई बोल रहा है कि यहाँ काफी लोग इंग्लिश बोलते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कोई इंग्लिश बोलने की कोशिश भी नहीं करता। तो आप जब आए तो यहाँ पे आपको इतनी रशियन आनी चाहिए कि आप टैक्सी वाले से बात करके अपने हॉस्टल तक तो पहुंचे या अपने होटल तक पहुंच सकें। तो हमारे साथ ये हुआ कि यहाँ पे कोई नेट नहीं चलता, यहाँ फ्री इंटरनेट नहीं चलता। तो आपने जो है इतनी रशियन सीख कर आनी है, आप टैक्सी वाले को बता सके मुझे इस एड्रेस पे जाना है, कितने पैसे लोगे, और आप जो इससे कंपनसेट करके अपने हॉस्टल पहुंच जाए। वो तो शुक्र है कि हमारे 2 पाकिस्तानी भाई वहां मौजूद थे, जो हमारे साथ एक पाकिस्तानी हम एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, वो उनको लेने आए हुए थे। तो उन्होंने हमारी काफी हेल्प करी। तकरीबन 1-1.5 घंटा उनको भी लगा, जबकि उनको थोड़ी बहुत रशियन आ रही थी, फिर भी 1-1.5 घंटा उनको लगा बार्गेनिंग करने में। तो उन्होंने हमें जो है हमारे हॉस्टल तक के लिए, हमारे होटल तक के लिए उन्होंने टैक्सी करवाई और फिर हम वहां से चले गए। अगर वो नहीं होते तो पता नहीं हम अपने हॉस्टल और होटल तक कैसे पहुंचते। अब हम बात करेंगे कि हॉस्टल पहुंचने के बाद आपको क्या मसले मसाइल आएंगे, तो उन चीज़ों का भी आपने ख्याल रखना है। आप हॉस्टल पहुंचेंगे, क्योंकि मैं सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचा था तो मुझे एक दिन होटल में रहना पड़ा और उसके बाद मैं दूसरे सिटी निजनी पहुंचा। तो यहाँ पे मुझे इनकी डोमेस्टिक फ्लाइट लेकर आना पड़ा, क्योंकि मेरे पास सामान ज़्यादा था, 40 किलो के अराउंड था। तो इसलिए मैं यहाँ पे जब पहुंचा तो मुझे सबसे पहले जो है टैक्सी करनी पड़ी। लेकिन यहाँ पे पहुंचने के बाद मुझे कोई इशू नहीं आया। यहाँ पे जो है इंस्टॉल था, उसमें जो है एक लड़की जो है इंग्लिश बोल रही थी, तो मैंने उससे टैक्सी करवा के मैं यहाँ पे हॉस्टल पहुंच गया। तो अगर आपकी डॉर्मेट्री और यूनिवर्सिटी एक ही जगह पर है तो आपको वहां पे एंट्री नहीं मिलेगी टैक्सी के साथ। तो आपने अपना वहां से जो सामान है
वो खुद ही लेके जाना पड़ेगा इंटरनेशनल ऑफिस तक। तो मेरे केस में जो 15 से 20 मिनट मुझे लग गए थे वहां तक पहुंचने में। जब मैं वहां पहुंचा तो वहां पे कोई गवर्नर आए हुए थे, तो 2 से 3 घंटे उन्होंने मुझे वेट करवाया सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। तो हमने दूसरे जो है बिल्डिंग में वेट करा और उसके बाद जो है इंटरनेशनल ऑफिस वाले आए, वो फिर मुझे लेके गए। उन्होंने फॉर्म वगैरह फिल करवाया कि बच्चा यहाँ पे पहुंच चुका है। तो वो इंग्लिश बोल रहे थे तो इसमें ज्यादा मसला नहीं आया। उसके बाद उन्होंने वीजा ऑफिस भेजा, वहां पे एक फॉर्म फिल हुआ। उसके बाद डॉर्मेट्री ऑफिस भेजा, वहां पे फॉर्म फिल हुआ। तो यहाँ पे जो असल मसला जब आया तो वो आया था डॉर्मेट्री में। तो बाकी यूनिवर्सिटी की जो भी कंडीशन वो मैंने लोगों से पूछी और जो मैंने यूट्यूबर वगैरह थे उनसे पता करी, उनकी वीडियोस देखी। तो डॉर्मेट्री की कंडीशंस काफी अच्छी नहीं होती यहाँ पे, तो बहुत बुरी हालत होती है डॉर्मेट्री की। मैं अपनी यूनिवर्सिटी का केस भी बता देता हूँ आपको। मेरी यूनिवर्सिटी में 2 डॉर्मेट्री हैं, एक है न्यू, एक है ओल्ड। ओल्ड की जो फीस है वो है 843 रूबल्स और न्यू की फीस है 3450 यानी 3450 रूबल्स। आपने जितना भी सेमेस्टर आपका रहता होगा सबकी फीस आपने जाते ही एक साथ जमा करनी है। आपको 2 दिन का टाइम दे दिया जाएगा कि आप अभी रहें डॉर्मेट्री में और 2 दिन में बैंक में जाके इस फीस को जमा कर दें। तो मेरे केस में 31,000 रूबल्स जो है मुझे जमा करने थे और न्यू डॉर्मेट्री मैंने जो है ली है। तो यहाँ पे जो है न्यू डॉर्मेट्री की कंडीशन भी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे एक रूम होगा, एक मतलब आप कह सकते हैं अपार्टमेंट है। 4थे फ्लोर पे गए तो बहुत सारे अपार्टमेंट बने हुए हैं, ब्लॉक्स बने हुए। जब एक गेट से एंटर हुए तो वहां 2 रूम थे, एक रूम में 4 लोग, एक रूम में 4 लोग, उनके लिए एक किचन और एक वॉशरूम और शावर। मतलब वॉशरूम ऐसा था कि उसमें गेट तो थे बट लॉक नहीं थे। और इसी तरह से शावर रूम था, आप उसे खुल के जो है हाथ वगैरह मूव करके नहीं नहा सकते थे, आपने खामोशी से नहाना है और आ जाना है। और इसी तरह से किचन था, सफाई सुथराई का कोई निज़ाम नहीं था। और इसी तरह से अगर आप ओल्ड डॉर्मेट्री की बात करें तो फिर उसका तो क्या ही हाल होगा, ये भी आपने देखना है। और वहां पे ये है ओल्ड डॉर्मेट्री में कि एक फ्लोर पे एक किचन होगा और तकरीबन 40 से 50 वहां पे जो बच्चे होंगे वो एक ही किचन यूज करेंगे और 2-3 वॉशरूम वही यूज करेंगे और शावर रूम 2-3 होंगे वही यूज करेंगे। तो उनकी हालत भी बहुत बुरी थी। बहुत से लोग जो है बेचारे परेशान थे कि वहां पे जो है कॉकरोचेस वगैरह है, उनसे रहा नहीं जा रहा। तो काफी जो है उनको मसले मसाइल का सामना करना पड़ रहा था। जब न्यू डॉर्मेट्री का ये हाल था तो पुरानी डॉर्मेट्री का तो उससे भी बुरा हाल है। तो इसी तरह से बाकी मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग में भी काफी जो डॉर्मेट्रीज है उनका भी यही हाल है। वहां पे भी ऐसा नहीं है कि आपको कोई हाई स्टैंडर्ड डॉर्मेट्री मिलेंगी, वहां पे भी आपको इन्हीं मसाइल का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद जो सबसे ज्यादा मसला आपको आने वाला है, अब आपको ये मसला आएगा कि आपने अगले दिन जाना है बैंक फीस भरने या कहीं भी किसी और काम से जाना है। तो आपका जो वाईफाई चलेगा वो सिर्फ आपके कमरे में चलेगा, क्योंकि सिर्फ कमरे में आपका फ्री वाईफाई चल रहा होगा। उसके बाद आपने जो है बाहर निकलना है तो आपके पास ना सिम है, ना आपके पास नेट है और ना ही आपको रास्ते पता है। तो आप कोशिश करें कि जब भी बाहर निकले हैं तो वहां जो पहले आपके सीनियर्स हैं उनके साथ निकले। अदरवाइज आप बाहर निकलेंगे, आपको ना तो रास्ते पता है और ना ही कोई मैप चल रहा है, ना ही कोई इंटरनेट चल रहा है, ना ही आपके पास सिम है और ना ही जिससे आप हेल्प लें उनको कोई रास्ते पता है। तो ये आपके लिए काफी जो है मसले मसाइल होंगे। तो आप कोशिश करें जब भी बाहर निकलें तो अपने एक सीनियर को लाजमी लें, क्योंकि वो इतनी इंग्लिश बोल लेते हैं कि उनसे पूछ लेते हैं कहाँ जाना है, उनको पता होता है मेट्रो कहाँ है, बैंक कहाँ है, तो ये चीजें उनको पता होती हैं। तो जब तक आपको थोड़ी बहुत रशियन ना आ जाए या सिम ना मिल जाए कि आप खुद जो है मैप को फॉलो कर सकें या आप ट्रांसलेट करके उनसे बात कर सकें दूसरों से, तो आपने अकेले नहीं निकलना है। आप जो है बिल्कुल खो जाएंगे। अगर आपने वापसी हॉस्टल का रास्ता भी भूल गए तो आपको काफी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। सबसे जरूरी बात जो मैं आप करने वाला हूं वो आपने लाजमी देखना है कि जब आप यहां पहुंच रहे हो तो आपने कैलकुलेशन करके आना है कि यहां पे पहुंचने के बाद आपके पास 50 दिन मौजूद होने चाहिए, क्योंकि इन 50 दिन में आपने फिंगरप्रिंटिंग करनी है, बायोमेट्रिक करनी है, आपने मेडिकल करवाना है, आपने ट्रांसलेशंस करवानी है, क्योंकि ट्रांसलेशन के बगैर यहाँ कोई प्रोसेस नहीं होगा। ये सब प्रोसेस में आपको काफी दिन लगेंगे। उसके बाद वीजा एक्सेप्शन होगी, वीजा बढ़ेगा तो उसके लिए भी आपको 20-25 दिन चाहिए होंगे। तो अगर आपके पास इतने दिन नहीं होते तो आपको ये कह सकते हैं कि आप वापसी जाएंगे और आप जो है फिर वीजा को न्यू वीजा लेकर फिर आएंगे, क्योंकि इतने दिन नहीं बचे कि आपका जो वीजा एग्जाम्पशन हम कर सके। तो इस बात को लाजमी रखना है, अदरवाइज आपके सारे टिकट वीजा के पैसे यहाँ पे जाया हो जाएंगे। और अगर हम पैसों की बात करें तो यहाँ पे मैं आपको जो है लमसम बता देता हूँ कि आपने कितनी अमाउंट रखनी है। आप सबसे पहले वीजा और टिकट करवा के जब पहुंच जाएंगे तो यहाँ पर आपने पहुंचते ही सबसे पहले कुछ अमाउंट टैक्सी की रखनी है, क्योंकि आप टैक्सी करवाएंगे, आप मेट्रो वगैरह में आते ही सफर नहीं कर सकते अगर आपको रशियन नहीं आती। तो आपने टैक्सी के पैसे रखने हैं। टैक्सी के पैसे रखने के बाद आप सिंपली पहुंचेंगे अपने हॉस्टल। वहां पे आपको जो है फीस जमा करनी पड़ेगी।
अब आप देख लें कि आपकी डॉर्मेट्री की फीस कितनी है, 1000 रुपए पर मंथ है या 3000, तो उसके हिसाब से जितने महीने रहते हैं मल्टीप्लाई करें और टोटल अमाउंट आपने वो रखनी है। मेडिकल के रखने हैं, आपने वीजा एग्जामिशन के रखने हैं, फिंगर प्रिंटिंग के रखने हैं और पासपोर्ट ट्रांसलेशन के रखते हैं और डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन के रखने हैं। तो प्रॉपर अमाउंट जो मेरे केस में बनी थी वो पाकिस्तानी जो बन रही थी वो 2.5 लाख रुपए बन रही थी। और वैसे लमसम अगर हम बात करें, मैंने डॉर्मेट्री ली थी 31,000 रूबल्स की, तो उसको मिला के जो है 55 से 60 हजार मेरा पहुंचते ही यहाँ पे खर्चा होना था। और उसके बाद होटल में मैं रहा, टैक्सी मैंने करी, तो वो सारा प्रोसेस, वो जो अमाउंट थी वो मिला के काफी ऊपर जा रही थी। और उसके बाद आपने जो है यहाँ पे पूरे सेमेस्टर के जो है जो आपने अमाउंट यहाँ पे खर्च करनी है वो भी लेकर आनी है, क्योंकि आप यहाँ से मंगवा नहीं सकते, क्योंकि सैंक्शन की वजह से ना आप यहाँ से पैसे भेज सकते हैं और ना ही वहां से अपने मुल्क से मंगवा सकते हैं। तो यहाँ पे तरीकेकार हैं, लोग जो है ऐसा करते हैं कि अपने घर में जो वहां ट्रांसफर करवा देते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं जो लोग अर्निंग कर रहे होते हैं सीनियर्स। तो आते ही आपको यहाँ जॉब नहीं मिलेगी, जैसा आपकी लैंग्वेज आपको क्योंकि आती नहीं होगी, आप अभी स्ट्रगल कर रहे हैं हॉस्टल तक पहुंचने के लिए, टैक्सी करने के लिए, तो जॉब तो स्टार्ट में आप 6 से 8 महीने भूल जाएं जब तक आपको रशियन ना आ जाए। और उसके बाद भी अगर आपको रशियन नहीं आती तो आपके लिए बहुत मुश्किल है यहाँ पे जॉब हासिल करना। तो ये कुछ मसले मसाइल हैं यहाँ पे पहुंचने के बाद। बहुत से यूट्यूबर्स इनसे आपको आगाह नहीं करते, पर जो बच्चे यहाँ पहुंचते हैं वो ख्वाब लेके आते हैं कि हमारे लिए तो आसानी हो गई अब, क्योंकि मैं भी इसी जो है सोच के साथ यहाँ पे आया था। बट यहाँ पहुंचने के बाद तो बिल्कुल चेंज था, कुछ भी ऐसा नहीं था जैसा सोच कर आए थे। बाकी यह है कि रशियन जो यहाँ की लेडीज हैं वो आपकी काफी हेल्प करती हैं, जो रशियन एजेड यहाँ पे जो मर्द हैं वो भी काफी हेल्प करते हैं, लेकिन नौजवान जो लड़के हैं वो बिल्कुल भी आपकी यहाँ पे हेल्प नहीं करेंगे। तो आपने माइंड में रखना है, लेकिन जब आप हेल्प किसी से मांगेंगे उसके लिए भी आपको रशियन आनी चाहिए, अदरवाइज वो भी आपकी बगैर बोले कोई भी हेल्प नहीं करेगा। तो ये कुछ मसले मसाइल थे यहाँ पहुंचने के बाद आपको आने वाले हैं। बहुत से यूट्यूबर्स मैंने देखा कि इन चीज़ों से नहीं बताते या तो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देते हैं, मे बी उनकी कोई वीडियोस बाद में ना देखे कि जब उनको रशिया ना आना हो तो फिर वो आपकी वीडियोस कंटिन्यू ना देखें। तो ये शायद इस वजह से वो आपको जो है सच्चाई नहीं बताते। बट जब मैं यहाँ पहुंचा तो ये मसले मसाइल मुझे फेस करने पड़े, और मेरे साथ साथ जो भी और न्यू जो स्टूडेंट्स थे वो यहाँ पहुंचे थे, तो उनका भी यही सोच थी कि हमें तो गलत इन्फॉर्मेशन दी गई यूट्यूब पर और हम यहाँ जो है ख्वाब सजा कर आए थे। तो आपने इन चीज़ों का लाजमी ख्याल रखना है। और अगर अभी भी कोई सवाल हो, कोई टॉपिक पे अगर वीडियो बनानी हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उससे भी आपको आगाह कर दूंगा। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।